Assalamu alaikum, dear students of class 7. I hope that you're all fine and good in your health. Students, we have completed chapter number 1, heating and cooling. Now, in this week, we will solve the exercise. And now, let's start with the exercise. Question number 1 is multiply choice questions. आपके पास जो MCQs हैं हम उसको पहले सॉल्व करेंगे. फर्स्ट MCQs है, why does a spark from a firework not hurt very much if it lands on your hand? फायरवर्क जो है अगर आपके हाथ पर गिर जाता है तो आपका हाथ जलता क्यों नहीं है, हर्ट क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर क्या होगा? द स्पार्क हैज़ लिटिल हीट एनर्जी. क्योंकि स्पार्क के अंदर हीट एनर्जी होती है लेकिन वो बहुत कम होती है. तो इसका आंसर होगा सी, द स्पार्क हैज़ लिटिल हीट एनर्जी, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था. ठीक है. सेकंड है, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन जाउल्स. हीट एनर्जी किस में मेजर करते हैं? इसका यूनिट क्या है? जाउल्स. ठीक है, इसका यूनिट होगा जाउल्स. और हम टेम्परेचर को किससे मेजर करते थे? हम थर्मामीटर से मेजर करते थे. नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस डज द काइनेटिक थ्योरी नॉट एक्सप्लेन. यानी काइनेटिक थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं हो रही? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इस पे भी होती है. वेपोरेशन ऑफ वाटर, इस पे भी है, जैसे हम पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर्स के अंदर. हीट कमिंग फ्रॉम द सन, इसके ऊपर जो है काइनेटिक थ्योरी अप्लाई नहीं होती. मेल्टिंग ऑफ आइस के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, तो हमने वो बताना है जिसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही. तो इसका आंसर होगा सी. 4 आता है, व्हाट हैपन व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल बार इज हीटेड. ये हम देख भी चुके हैं एक्सपेरिमेंट में कि जब एक मेटल बार की साइड को हीट किया जाता है तो क्या होता है? Molecule at the heated end move as fast as the other end. Molecules at the heated end move fast than at the other end. Molecules at the heated end move more slowly than at the other end. थर्ड है डी है, molecules at the heated end move toward the other end. ठीक है, इसका आंसर बी जो प्रीवियस बुक के अंदर है गलत है. इसका आंसर होगा डी, कि जब आप गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स उस गर्म होने के बाद दूसरे एंड की तरफ यानी एक जगह से दूसरी जगह यानी पूरी बार के अंदर फैल जाते हैं. तो इसका आंसर जो है वो डी होगा. आगे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर सेटअप इनसाइड द केटल व्हेन इट इज़ हीटेड. आपने ये केटल के अंदर का सारा प्रोसेस पढ़ा था जिसमें हमने कन्वेक्शन की बात की थी. तो जब कंटिन्यूसली सर्कुलेटिंग स्ट्रीम हो रही थी तो फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कंटिन्यूसली फ्लोइंग के बारे में. तो वो क्या होगा? कन्वेक्शन करंट. उसका नाम हमने क्या दिया था? कन्वेक्शन करंट. तो इसका आंसर होगा डी. अब बात कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स की. कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा गलत? यू कैन स्टिल बर्न योर टंग ऑन अ कप ऑफ टी इवन थॉट इट मे नॉट बी अ वेरी हॉट. यानी आपकी ज़ुबान जल सकती है अगर जो चाय है वो ज़्यादा गर्म ना भी हो तो. बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो कप ऑफ टी होता है उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. बेशक आपको उसको हाथ लगाए ज़्यादा फील हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. तो इसका आंसर होगा ट्रू. इसका आंसर है ट्रू. आगे है, हीट इज़ मेजर्ड विद द थर्मोमीटर. नहीं, टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मामीटर के साथ. हीट को मेजर करने का जो यूनिट है वो है जाउल्स है. तो हम इसका आंसर होगा रॉन्ग. यानी हीट इज़ मेजर्ड विद द टेम्परेचर, थर्मोमीटर इज़ रॉन्ग. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद द थर्मामीटर. तो हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज़ है. ये बिल्कुल एक चीज़ नहीं होती. हीट और टेम्परेचर में फ़र्क है. When water change state from ice to liquid, जब वाटर चेंज कर रहा है आइस से लिक्विड में हो रहा है तो टोटल मैस ऑफ द वाटर नेवर चेंजेस. बिल्कुल स्टेट चेंज होने से मैस पर कोई इफेक्ट नहीं होता. मैस उतने का उतना ही रहता है. स्टेट्स चेंज होती हैं, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ये स्टेट चेंज हो रही हैं. इसके मैस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा. तो ये ट्रू होगा. A short metal spoon is better for stirring hot soup than a long metal spoon. बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ये गलत होगा. कि वो कह रहे हैं क्या शॉर्ट मेटल स्पून इज़ बेटर, क्या वो बेटर है वो सूप को हिलाने के लिए लॉन्ग मेटल की निस्बत? तो गलत. ये आंसर क्या होगा? फॉल्स. ये भी हम एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं. हीट कैन ओनली बी कैरिड बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस. हमने देखा था कि जो कंडक्शन था वो हो रहा था
सॉलिड्स के अंदर, यानी सॉलिड का डायरेक्ट कांटेक्ट आने से वहाँ पर कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा था। तो जो लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर कौन सा प्रोसेस था, हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, वो प्रोसेस था कन्वेक्शन का, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी की थी। कंटेनर लिया था जिसके अंदर वाटर था, उसके मॉलिक्यूल्स को हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था। फिर केटल की ली थी और रूम हीटर की एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ये ट्रू है, तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ जाता है, यूज़ द गिवन वर्ड टू फिल द गैप्स। ठीक है, ये आपके पास उन्होंने ऊपर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको फिल करना है। आइस इज अ सॉलिड व्हेन इट इज़ हीटेड इट डैश एंड बिकम्स वाटर। जाहिर सी बात है, जब आइस सॉलिड में है उसे गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट्स हो जाता है। तो हमने यहाँ से ऑप्शन क्या लिया? मेल्ट्स, और वो क्या बन जाता है? मेल्ट होकर वाटर। वाटर इज डैश विच बॉयल्स एट 100 सेल्सियस। ठीक है, पानी क्या होता है? लिक्विड है और वो बॉयल होता है 100 सेंटीग्रेड पर। एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर इट रिटर्न्स इनटू द डैश कॉल्ड स्टीम। इस टेम्परेचर पे जब बॉयल होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इसकी स्टेट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम स्टीम कहते हैं। स्टीम कूल्स इट डैश एंड टर्न बैक इनटू द वाटर। जब गैस ठंडी होकर दोबारा वाटर बन जाती है तो उसको अमल को कहते हैं कंडेंसेशंस। तो यहाँ पर क्या आएगा? कंडेंसेस। आगे है एट 0 सेंटीग्रेड वाटर डैश टर्न बैक इनटू द आइस। 0 पर क्या होता है? वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस फॉर्म में। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट्स। यानी ये कौन सी एग्जाम्पल थी? यानी स्टेट्स चेंज होने की एग्जाम्पल थी। सॉलिड से जो गैस हो रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है, जो लिक्विड से गैस में जा रहा है, ये तमाम क्या थी? स्टेट्स चेंज हो रही थी, और इनके डिफरेंट नाम्स थे, जैसे कंडेंसेशन थे, मेल्टिंग थी, फ्रीजिंग थी, और हम एवेपोरेशन हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कहता है कि आपने बताना है कि सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है। तो आपके पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फिलिंग द मिसिंग टेम्परेचर ऑन दिस स्केल। इस स्केल में आपने बताने हैं, इनको फिल करना है। यानी सेल्सियस 200 है तो केल्विन पर उसका क्या होगा आंसर? हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पढ़ चुके हुए हैं कि जब 0 केल्विन होता है तो उसका सेल्सियस क्या होता है? -273 सेल्सियस होता है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। उस फार्मूले को आपको पहले देखना होगा, जो सेकंड पार्ट का आंसर भी है। राइट अ रूल फॉर चेंजिंग टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। आपने सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपके पास दिया गया है टेम्परेचर, उसमें 273 को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? केल्विन बन जाएगा। तो यही तो काम करना है हमने फर्स्ट पार्ट में भी। अगर 200 है तो इसके अंदर आप प्लस कर दें 273, आप प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर केल्विन में 473 आ जाएगा। उसके बाद यही चीज़ आप करें 0 के अंदर। 0 के अंदर भी आपने केल्विन में जाना है, तो आप क्या करेंगे? प्लस 273 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 273 केल्विन। इसी तरह -200 में करेंगे प्लस 273 तो आंसर आएगा 73। अच्छा, अब -2 है और प्लस 273 है। आपको पता है अलजेब्रिक टर्म्स में माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। और इसके साथ साइन क्या आता है? वो आता है जो बड़ी टर्म के साथ था। तो इसके साथ साइन क्या होगा? -200 है तो प्लस 273 आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया तो इसका आंसर आ गया 73। और बड़ी के साथ जो भी साइन होगा वही इसके साथ आएगा प्लस, लेकिन प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड बात होती है। -73 सेल्सियस होगा तो केल्विन में उसका आंसर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आपको पता ही है, एब्सोल्यूट 0 का क्या आंसर होगा? 0 केल्विन। अब हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं किया जिसमें हमने केल्विन से सेल्सियस में आना था। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम +72 करते हैं तो हम केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी केल्विन वाले टेम्परेचर में से -73 करेंगे तो आपके पास सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? 373 में से माइनस करना है 273 को। तो जब आप 373 में से 273 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 सेल्सियस। ठीक है, ये फॉर्मूलेस थे जिसके थ्रू हमने ये किया। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड में लिखा हुआ है, यूज योर रूल टू कन्वर्ट द फॉलोइंग केसेस टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ये सेल्सियस में है तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग?
300 है। अब 300 सेल्सियस है तो इसे केल्विन में लेके जाना है, तो 300 को केल्विन में लेके जाने के लिए प्लस 273 करेंगे तो आपके पास जो होगा वो आंसर 5 समथिंग आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह 150 सेल्सियस है, केल्विन में जाने के लिए प्लस 273 करेंगे, फिर -50 है, -50 प्लस 273, ठीक है। अब आप केल्विन में जाएंगे, लेकिन माइनस प्लस माइनस, तो आप 273 में से 50 को माइनस करेंगे, जो भी आंसर होगा वो केल्विन में आ जाएगा। उसके बाद है यूज़ द काइनेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट सेंसिबल टू कन्वर्ट टेम्परेचर लोअर देन -273 टू द केल्विन स्केल। उसने कहा कि आपका जो ये टेम्परेचर है यानी 0 केल्विन किसके इक्वल होता है, -273 के। ये जो आपका टेम्परेचर है 0 केल्विन का -273 से, इससे नीचे क्यों नहीं लेके जा सकते हम, क्योंकि ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर था, ये एब्सोलूट ज़ीरो था। यहाँ पर आपके पास एब्सोलूट ज़ीरो में हीट एनर्जी नहीं होती, इसलिए ये टेम्परेचर जो है अगर ये नीचे गिर भी जाता है तो इसमें हीट एनर्जी नहीं होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हमें डायग्राम देख के बताना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। अच्छा, ये देखेंगे वो कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये वाटर के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके साथ ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसका मतलब कि ये मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम कहेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इन्होंने क्या कर ली है, गेन कर ली काइनेटिक एनर्जी, और कुछ बाहर जाते नज़र आ रहे हैं डायग्राम से। तो हम कहेंगे फ्यू ऑफ देम आर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस, और कुछ इवेपोरेट हो रहे हैं सरफेस से। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हीट नीडेड टू मेक दिस हैपन। इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हीट एनर्जी चाहिए, तभी आप काइनेटिक एनर्जी गेन कर पाएंगे। तो हम कहेंगे कि क्या चाहिए हमें, हीट एनर्जी। वेयर दिस एनर्जी माइट कम फ्रॉम, अगर यहाँ पर आपको कोई चीज़ हीट प्रोवाइड करने के लिए नहीं नज़र आ रही तो फिर हमारे पास इसका मतलब है कि मेन सोर्स क्या है, सन है, जहाँ से एनर्जी मिल सकती है। आपने एग्जाम्पल बतानी है जो आपके घरों में वेपोरेशन की हो सकती है। उसमें क्या है कि आप पैन में पानी लें और उसको गर्म करें, इतना गर्म करें कि वो गैस की फॉर्म में चले जाए, ठीक है, कि इसका मतलब कि वो वेपोरेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, जब आप कपड़े धोकर सूखने के लिए तार पर डालते हैं धूप में, तब भी वो कैसे खुश्क होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से सारा पानी क्या हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है। तो और भी बहुत सी एग्जांपल हैं जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये दो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डायग्राम देख के बताना है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल, अच्छा, कूल एयर ड्रॉपिंग फ्रॉम द फ्रीज़र कंपार्टमेंट। जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है, कूल एयर ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब इसके बीच में मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है। तो अगर एयर ड्रॉप हो रही है यानी नीचे को आ रही है, तो क्या कहेंगे, ये प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन। कूल एयर आ रही है ना, अगर हॉट एयर होती तो डेंस होकर ऊपर उठ जाती है, अभी नीचे आ रही है तो इसमें क्या प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन। हीट लॉस्ट हो रही है आउटसाइड एयर फ्रॉम द कूलिंग फिन्स। ये जो कूलिंग फिन्स हैं इससे हीट जा रही है, तो किस प्रोसेस में जाएगी, इन द वेव की सूरत में जाएगी, तो क्या होगा, रेडिएशन। हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर थ्रू इज आउटर पैनल। जो आउटर पैनल्स होते हैं उसके ज़रिए अगर हीट अंदर दाखिल हो रही है तो आउटर पैनल क्या है, आउटर पैनल सॉलिड है, तो सॉलिड के जहाँ भी कॉन्टैक्ट आएगा वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन का, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेगी, कंडक्शन का प्रोसेस है। हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर ईच टाइम डोर इज़ ओपन। जब आप डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर हीट जो रेफ्रिजरेटर के अंदर दाखिल हो जाती है, कौन सा प्रोसेस होता है, एयर के थ्रू भी हो सकती है तो कन्वेक्शन, और अगर किसी और फॉर्म में होती है तब रेडिएशन भी होगा। यानी हम यहाँ पर दोनों प्रोसेस कह सकते हैं, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।